डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बेड रिडन पेशेंट्स, उसके मेथड्स, पोजीशनिंग, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड पोस्ट फीडिंग केयर। ये मेन टॉपिक्स हैं। बेड रिडन के मेथड्स क्या होते हैं, पोजीशनिंग क्या होती है, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड पोस्ट फीडिंग केयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। पहले इसका ओवरव्यू। टॉपिक्स covered in this presentation is introduction and definition, nutritional needs, assessment before feeding, oral feeding methods, nasogastric tube feedings, other enteral feeding methods, positioning during feeding, prevention of respiration, ये सबसे important है, prevention of respiration and care after feeding। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। Bedridden patients and their nutritional challenges क्या होते हैं? Who are bedridden patients? Bedridden patients कौन होते हैं? Patient confined to bed due to severe illness, injury, disability और post-operative conditions। मतलब वो patients जो severe illness हो, जिनको कोई injury हो या कोई disability हो, शरीर में कोई विकृति हो गई है, या post-operative ऑपरेशन के बाद की अगर कोई कंडीशन है, तो उन patients को bedridden होना पड़ता है लंबे समय। Causes स्ट्रोक या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या पैरालिसिस हुई है, या एडवांस्ड कैंसर या टर्मिनल इलनेस है। कैंसर का ऐसा पेशेंट जो एडवांस स्टेज में है, पोस्ट सर्जिकल या कोई क्रिटिकल केयर पेशेंट है, या सीवियर डिमेंशिया है जिसकी अपनी कोई याददाश्त नहीं है, या फिर पेशेंट कोई कोमेटोज है, कोमा में है, या फिर फ्रैक्चर है कोई पेशेंट को हिप का या स्पाइन का लॉन्ग टाइम बेडरिडन रहना पड़ता है, या फिर प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन, या पेशेंट वेंटिलेटर पे है काफ़ी लंबे समय तक के लिए, तो लंग की उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस स्टेट में, या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड इशू है तब भी लंबा रहता है। वाई प्रॉपर फीडिंग मैटर्स, ये प्रॉपर फीडिंग क्या क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों इसका महत्व होता है? पहली चीज, माल न्यूट्रिशनल रिस्क, वुंड हीलिंग, इम्यून फंक्शन, मसल वेस्टिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये अगर ना हो तो ये चीजें क्रिएट हो सकती हैं। पहली बात, माल न्यूट्रिशनल रिस्क, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसका खतरा रहेगा। फिर उसके जो भाव है वो ठीक से नहीं भरेंगे, फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है सही से नहीं काम करेगा, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो इम्यूनिटी कैसे बेटर हो सकती है? एचएक्सिक स्टेट में इम्यूनिटी बेटर नहीं होती है। फिर मसल वेस्टिंग, अगर न्यूट्रिशंस नहीं जाएंगे तो उसकी मसल्स को न्यूट्रिशन अगर एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मसल धीरे धीरे करके वेस्ट होती है। वेस्ट मतलब एक तरीके से फ्लैसिड हो जाएगी, बिल्कुल पतली दुबली सी हो जाएगी, उसमें ताकत नहीं रह जाएगी। ठीक है, आपने पेशेंट ठीक कर लिया, लेकिन अगर एक बार इसकी मसल वेस्टिंग हो गई तो फिर जब आप खड़ा करना चाहेंगे पेशेंट को तो वो उठ ही नहीं पाएगा। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जब कभी भी कोई ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किया जाता है तो इस बात को बहुत ध्यान रखा जाता है कि अभी की कंडीशन को भी मैनेज करना है, और आने वाले समय में जब ये कंडीशन से पेशेंट विन कर लेगा, जीत लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो उसको रिकवर भी करना है, रिहेबिलिटेट भी करना है। तो ये बचा के चलना है कि एक को बनाने के चक्कर में दूसरी नहीं बिगड़नी चाहिए परिस्थिति। इज इट क्लियर? इसी को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच से क्या होता है, हम जो अभी की स्टेट है उसको भी ठीक करते हैं, और जो बाकी ठीक स्टेट है उसको एज सच कंडीशन में बनाए रखते हैं, क्योंकि जब रिकवर होगा पेशेंट तो बाकी ऑर्गन्स की भी तो उसको जरूरत होगी ना, तो उस स्टेट के लिए उसको मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है तो फिर ऑब्वियसली हमको उसको फीडिंग देनी चाहिए। नंबर 4, कैलोरिक एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर बेडरिडन पेशेंट्स। कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? लगभग 25 से 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे। ठीक, प्रोटीन में 1.2 to 2 किलोग्राम पर केजी पर डे, फ्रूट्स में 30 to 35 ml पर केजी पर डे, एंड फाइबर्स में 20 to 30 ग्राम पर डे। मोटा मोटा एक एडल्ट के लिए ये मेंशन किया गया है। मेन सबसे आपको इस पे ध्यान देना है, 25 से 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे। नेक्स्ट, की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, उसमें विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस और वुंड हीलिंग और इम्यून सपोर्ट के लिए जरूरी है। जिंक प्रेशर अल्सर्स हीलिंग, जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं उनको हील करने में और इम्यून फंक्शंस को बेटर करने में। विटामिन बी बोन हेल्थ, मसल फंक्शंस और इम्यून मॉड्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन जो होता है वो प्रिवेंट्स एनीमिया, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, और क्रिटिकल इन क्रॉनिक इलनेस में भी इसका बड़ा रोल है। एंड विटामिन बी, विटामिन जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म और
आप समझ लीजिए एनर्जी मेटाबॉलिज्म तो है ही है, साथ में न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है। तो ये जितने विटामिन आप देख रहे हैं ये एटलीस्ट जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनकी डाइटरी स्टेट में या उनके मेडिकेशन स्टेट में ये चीज़ें जरूर चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय बेड रिडन होता है, जो डाइट होती है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है, तो कम से कम बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स जाते रहेंगे तो बाकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम करते रहेंगे और पेशेंट की हीलिंग और रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज प्री फीडिंग असेसमेंट में इवैल्यूएटिंग द पेशेंट बिफोर एवरी फीडिंग एपिसोड। याद रखिएगा जब भी कभी पेशेंट को फीडिंग देनी है, फीडिंग मतलब आप एनजी ट्यूब से दे रहे हैं या ओरल फीडिंग दे रहे हैं, दोनों तरीके से और भी तरीके हैं वो भी मेंशन करेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का बेटा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज़। पहला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट होश हवास में होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। साथ में गैग ऑब्लिक स्वालो रिफ्लेक्स, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग गैग रिफ्लेक्स या स्वालो रिफ्लेक्स, आप गैग रिफ्लेक्स के नाम से लिख लीजिएगा और ऑब्लिक स्वालो रिफ्लेक्स करके मेंशन कर लीजिएगा। थर्ड इज ओरल कैविटी, फोर्थ इज एस्पिरेशन रिस्क, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरेशन सब भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर पोजिशनिंग एबिलिटी, क्या पोजीशन है पेशेंट की और न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, बट इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला गैग रिफ्लेक्स और दूसरा एस्पिरेशन रिस्क, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में असिस्ट अलर्टनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट की अलर्टनेस को देखिए और उसके रिस्पॉन्सिव। अलर्टनेस में भी हम पेशेंट के रिफ्लेक्सेस देखते हैं, वर्बल कमांड अगर हम दे रहे हैं उसमें एक आई ओपनिंग होती है, मोटर रिस्पॉन्स होता है और वर्बल रिस्पॉन्स होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लास्को-कॉमा स्केल। क्या कहते हैं? ग्लास्को-कॉमा स्केल, दैट इज कॉल्ड जीसीएस। जीसीएस के अकॉर्डिंग ही हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट कोमेटोज है कि नहीं है। तो उस स्टेट के लिए जनरली हम लोग वर्बल रिस्पॉन्स, अगर मुंह से ही पेशेंट से बोला दादा ठीक हो, दादा ने अगर रिस्पॉन्स किया हाँ भैया ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो फिर अगले स्टेप पे बोला तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आती कि नहीं क्या किया, वो सब हिसाब से असेसमेंट है। फिर उसके मोटर रिस्पॉन्स को देखते हैं, दादा पैर उठाओ, उठा रहा तो ठीक है, नहीं उठा रहा तो कितना, उसके हिसाब से हमने फिर उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स हो गया, वर्बल रिस्पॉन्स हो गया, ये सारी तीनों तरीके से रिस्पॉन्स हम जब असेस कर लेते हैं। आई ओपनिंग, पेशेंट आप बोल रहा है कि नहीं, वर्बल हमको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, और मोटर रिस्पॉन्स में जो बॉडी ऑर्गन्स को मूवमेंट के लिए कह रहे हैं वो अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर अनकॉन्शियस है तो फिर पेन देते हैं पेशेंट को या टीचिंग देते हैं, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं, फिर नंबर उस हिसाब से उसको देते हैं। तो अगर जीसीएस उसकी अबव 7 है, 8 के आसपास है, तो पेशेंट फिर कॉमा में नहीं माना जाता, लेकिन अगर 7 या 7 से बिलो है तो पेशेंट कॉमा की स्थिति में माना जाता है। तो ये दोनों चीज़ का डिफरेंशिएशन आना जरूरी होता है, या भी आप जब अलग लेवल पे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें इसमें बता दी जाएंगी। तो ये आप मोटा मोटा मैंने समझाने के लिए खाली आपको समझाया कि आपको समझ में आए। तो ये हो गया नेक्स्ट रिस्पॉन्सिवनेस। फिर अच्छा ये देखिए जीसीएस स्कोर डॉक्यूमेंटेशन ध्यान रखिए, ठीक है, ग्लास्को-कॉमा स्कोर का जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एबिलिटी टू फॉलो सिंपल कमांड्स, ठीक है, सिंपल कमांड्स को फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद गैग रिफ्लेक्स क्या है, टेस्ट गैग रिफ्लेक्स बिफोर ओरल फीडिंग, ओरल फीडिंग देने से पहले गैग रिफ्लेक्स करेंगे। ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ डिस्फेजिया, अगर पेशेंट जो हम उसको खाना दे रहे हैं या कुछ लिक्विड दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा दे रहे हैं, देख रहे हैं कि वो अंदर भूख पा रहा है कि नहीं भूख पा रहा है, या पानी को अंदर ले पा रहा नहीं ले पा रहा, या जो भी डाइट थोड़ा बहुत दिया उसके मुंह में ले पा रहा नहीं, इफ इट इज नॉट एबल टू बी टेकिंग प्रॉपर्ली, तो फिर या बोल नहीं पा रहा है या रिफ्लेक्सेस देने पे उसको तुरंत कफिंग आ जा रही है, कफिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दिक्कत होगा। रिफर टू एसएलपी इफ स्वॉलोइंग इम्पेयर्ड, अगर भूखने में उसको दिक्कत है तो फिर आगे इन्फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट ओरल कैविटी में इंस्पेक्ट फॉर लीजन्स और ड्राइनेस, ओरल कैविटी को चेक करेंगे जब पेशेंट लंबे समय तक बेडरिडन होता है तो मुंह खुला रहता है, सांस लेता है और उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है, डेफिनेटली ओरल कैविटी के जो पैलेट्स होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने से क्या होता है, धीरे धीरे रप्चर होता है, कट जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग या मूजिंग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ओरल कैविटी का भी असेसमेंट लीजन्स को घाव या फिर सूखेपन का चेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट डेंचर फिट, अगर कोई डेंचर बाहर से उसका लगा हुआ है, दांत नकली दांत लगे हुए हैं, उसको भी चेक करें और ओरल हाइजीन चेक करें, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेक्रेशंस और कूलिंग, अगर सेक्रेशंस है या वहाँ कोई कूलिंग कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट एस्पिरेशन रिस्क इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, अगर पेशेंट को कभी भी कोई एस्पिरेशन निमोनिया हुआ तो इसको भी आप जानेंगे। उसके साथ साथ कफिंग या चोकिंग ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, अगर
कुछ देखते समय खांसी आती है या लगता है दम घुट रहा है, चोकिंग हो रही है, तो फिर ध्यान देंगे साइलेंट एस्पिरेशन रिस्क असेसमेंट और साइलेंट एस्पिरेशन रिस्क असेसमेंट करें, क्योंकि बता के कह के नहीं होता है, सब सडन ही चेक किया जाता है और लेकिन ये आप असेसमेंट इसका जो होता है बहुत प्रिकॉशंस के साथ होता है, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, नहीं जानकर भी बता सकते। होता क्या है ये भी समझिए, व्हेन वी गिव एनीथिंग टू द पेशेंट थ्रू द माउथ, मुंह से अगर हम कुछ दे रहे हैं और वो उसको स्वालो ना करके सांस के रास्ते में चला जाए, अगर पेशेंट भाई खुद घूट ले रहा है, स्वालो कर ले रहा है, तो फिर वो खाने के ट्रैक में जाएगा, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच गया। इफ द पेशेंट इज नॉट एबल ऑन हिज ओन कैपेसिटी टू टेक द मटेरियल व्हाट ही हैज टेकन इनटू द माउथ इनटू द स्टमक एंड इट्स गोइंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, and if that material goes into the respiratory tract, that is called aspiration। ठीक है, कभी भी कोई पेशेंट होता है, अगर मान लीजिए कोई न्यूरो से संबंधित ट्रबल हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस स्टेट में क्या होता है, पेशेंट का खुद का कमांड पुअर हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, सडन मान लीजिए ब्रेन हेमरेज हुआ, पेशेंट गिर गया और सडन उसका चूंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उस स्टेट में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, सॉरी वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग में क्या होता है, पेशेंट लेट गया या खड़ा है, दोनों ही परिस्थिति हो, खड़ा है तब भी ये कि अगर जैसे वो वॉमिट करेगा तो जितना भी वॉमिट है वो ओरल कैविटी में आता है, कुछ बाहर जाएगा, लेकिन जो ओरल कैविटी में रह गया पेशेंट सांस तो लेता है, सोता है, because at that time the reflexes are not okay, so patient is not able to clear this thing that this material has to be spit out, क्योंकि वॉमिटिंग वाली चीज बाहर जानी चाहिए, अंदर तो जानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी जाती है तो गैस्ट्रिक पार्ट में जाना चाहिए, भोजन वाली जगह पे जाना चाहिए, ना कि सांस के, लेकिन वो उसका कमांड ना होने के कारण चूंकि सांस लेता है वो सांस के साथ लंग्स में भी चला जाता है, बाकी नहीं, तो दोनों के पैसेज आगे पीछे होंगे, तो उस हिसाब से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आपका आगे होगा, जो ट्रैकिया होगी वो आगे होती है और इसोफेगस पीछे होती है। तो इन केस चूंकि उस समय क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस होता है खुल जाता है और उसके कारण, ठीक है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सीन क्रिएट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा और इसको कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, इट इज़ अ डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कॉज, ये जान ही लेगा फिर और आसान नहीं, क्योंकि अगर फिर या तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचाइए, फिर वो सक्शन, नेबुलाइजेशन, फिर जरूरत है वेंटिलेशन और सारे प्रोसीजर्स करके फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेकर के और लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट इज पोजिशनिंग एबिलिटी, पेशेंट को 30 to 45 डिग्री पे एलिवेट करके बिठा के रखते हैं, एंड कंट्रैक्चर्स और स्पाइनल रेस्ट्रिक्शंस में देख लें, नीड फॉर स्पेशल सपोर्ट्स अगर जरूरत है वो चीजें करें, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस में रिसेंट वेट या बीएमआई ट्रेंड्स चेक करें, सीरम एल्बुमिन, क्रिएटिनिन लेवल्स और ये सारी चीज़ों का भी असेसमेंट करें। बट यहाँ पे मेन 2-3 चीज़ें हैं, एक कॉन्शियसनेस, गैग रिफ्लेक्स, ओरल कैविटी, एस्पिरेशन रिस्क और पोजिशनिंग एबिलिटी, ये 5 चीज़ें हम असेसमेंट जरूर करें, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, टेक्निक्स फॉर असिस्टेड ओरल फीडिंग। तो ओरल फीडिंग के लिए पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम करेंगे इस प्रोसीजर को, ये समझिए। वॉश हैंड्स थॉरली, डन ग्लव्स इफ नीडेड, हाथ सही से धुलें, ग्लव्स पहने। पोजीशन पेशेंट एट 30 to 90 डिग्री, सी पोजीशनिंग करें, 30 to 90 डिग्री पेशेंट को प्रॉप अप करें, ग्रैब अ वेट टॉवल ओवर द पेशेंट्स चेस्ट, यहाँ पे रख लेंगे चेस्ट टॉवल, टेस्ट फूड टेम्परेचर और इनर रिस्ट बिफोर सर्विंग, खाना देने से पहले टच करके देख लें कि भोजन ज़्यादा गर्म तो नहीं, मतलब तुरंत बन के आता है, अक्सर लोग देखा होगा तुरंत ही सर्व कर देते हैं, सिल्वर फॉइल में या एल्युमिनियम फॉइल में होता है, वो हॉट रहता है, आपने दे दिया जल जाएंगे। नेक्स्ट, ऑफर स्मॉल स्पूनफुल्स, छोटे वाले स्पून यूज करें, ठीक है, सैटिस्फाई टू एनिमल और वेट फॉर सॉल्व। ऑफर फूड्स बिटवीन बाइट्स टू क्लियर द थ्रोट, ठीक है, वेट फॉर सॉल्व और वेट करेंगे कि वो घूट ले, कोई भी चीज हमने दिया छोटे चम्मच से, वेट करिए वो घूट ले, जब घूट ले तभी अगला उसको देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो लेता जाएगा, रोकता जाएगा, एक समय बाद या तो बाहर ले तो फिर वो मुश्किल कर देगा, ठीक है। ओवर फ्रूट्स बिटवीन बाइट्स टू क्लियर द थ्रोट, और हर फीडिंग के बाद कुछ थोड़ा बहुत लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी बीच में, ताकि वो सब साफ होकर के अंदर चले पेट में। ऑब्जर्व फॉर कफिंग, चोकिंग एंड रिगर्गिटेशन, और ये बात का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट खांसी तो नहीं कर रहा,
चोकिंग तो नहीं हुई, सांस का रास्ता तो नहीं बंद हो रहा, या रिगर्जिटेशन कहते हैं जो कुछ खाया पिया था वो पेट से वापस तो नहीं आ रहा, रिफ्लक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट एनकरेज पेशेंट को उत्साहित करिए, दादा खा लीजिए, दादा ऐसा करना, भैया ऐसा करना, अरे माँ ऐसे करना, दीदी ऐसे करना, थोड़ा सा करो, थोड़ा मजबूत हो, ऐसे करना, और उसको एक तरीके से हौसला देना। नेक्स्ट अलाउ टाइम, थोड़ा समय दीजिए, नेवर रश फीलिंग, कभी जल्दबाजी में फीलिंग मत करें, नुकसान हो सकता है। डॉक्यूमेंट इनटेक, फूड टाइप, क्वांटिटी एंड टॉलरेंस ये मेंशन किया जाता है नर्सिंग चार्ट्स में, कुछ चीजें मेंशन होती है। नेक्स्ट स्पेशल कंसीडरेशंस में टेक्सचर मॉडिफिकेशन, थिकेंड फ्रूट्स, फीडिंग यूटेंसिल्स, ओरल स्टिमुलेशंस एंड कल्चर प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें इसमें याद रखी जाती है, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप। डायबिटिक पेशेंट्स में नीड मिन्स्ड, प्योरिड एंड थिकेंड फूड, अलग-अलग केसेस में अलग-अलग तरीके का जो है फीडिंग होता है, हर पेशेंट्स का अलग है, तो उसी हिसाब से वो सारी चीजें याद मेंशन की जाती है। नेक्स्ट है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये एक तो ओरल हो गया और दूसरा होता है हम नाक के रास्ते से, जिसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब नेजल रूट से लेकर और गैस्ट्रिक मतलब स्टमक तक वो ट्यूब चलती है, उसको हम लोग राइल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, या उसको इंग्लिश में एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब के नाम से जानते हैं, तो उसको यूज करते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, इनएबिलिटी टू सेफ स्वालो, जब पेशेंट स्वालो करने में मुश्किल हो, उसको ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रेस। ठीक, नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस पेशेंट है तब यूज करेंगे, या फिर फिक्सियल और जॉ फ्रैक्चर्स है, अगर कोई चेहरे की हड्डी टूटी है या जॉ टूटा है तब ये करेंगे। इसोफेजियल डिसऑर्डर्स, अगर कोई इसोफेजियस में कोई डिसऑर्डर्स है तो करेंगे। एनोरेक्सिया, भूख न लगना, या एनोरेक्सिया है तो भूख न लगना, ठीक है, या ठीक से भोजन न पाना। नेक्स्ट सीवियर मालन्यूट्रिशन है, अगर पेशेंट को लंबे समय तक भोजन नहीं पाया है और वो मालन्यूट्रिशन है, उसको न्यूट्रिशन की कमी है। फिर पोस्ट ओरल सर्जरी, अगर पेशेंट्स हैं और ओरल सर्जरी कोई हुई है तो फिर मुंह के रास्ते कुछ ले नहीं सकते तो फिर नेजल रूट से डालते हैं। फिर प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन, और जो पेशेंट वेंटिलेटर पे लंबे समय तक होते हैं उनको भी एनजी ट्यूब डाल दी जाती है क्योंकि फीडिंग मस्ट है। फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, और अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से ब्रेन से रिलेटेड तो मस्ट है, ठीक है। इसके दो बेनिफिट होते हैं जाने के लिए, एक तो फीडिंग है, दूसरा ये है कि अगर ये पड़ी हुई है तो पेशेंट वॉमिट नहीं करेगा, रिगर्जिटेशन उस हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी दो चीज़ होता है, हम जो फीडिंग देते हैं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो ट्यूब डाल करके अंदर का जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको बाहर निकाल देता है, कुछ नहीं समझ क्यों? उसको हम अलाउ ही नहीं कर रहे कि आपको उल्टी करो, क्योंकि वो हमारे लिए मेजर रिस्क होगा एस्पिरेट कर दिया तो वी कांट अलाउ दैट, हटा देते हैं और फ्लूट पे ले लेते हैं, तो सेफ लेकर के चलते हैं, ये वाला पार्ट सेफ है। फिर जब हमको पेशेंट देखेंगे थोड़ा सा बेटर कंडीशंस में है, बाकी चीज़ें फेवरेबल है, तो हम नाक से ट्यूब डाल करके फीडिंग उसको टाइम ले देते हैं, और फीडिंग भी सेलेक्टिव होती है, 200 ml हर 2 घंटे पे या 100 ml इस तरीके से होती है, और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हम उस फिर से उसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने चैलेंज दिया था वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, फीडिंग दी वो आगे अगर बढ़ गई और पेट खाली है तो फिर ठीक है अगली दे, तो सेफ साइड लेके चलते हैं और यही चलते हैं, ठीक है। और मिड नाइट के आसपास के बाद 10 बजे के बाद पेशेंट को कोशिश करते हैं फीड ना दें, नाइट आवर्स में फीड नहीं दें, फिर सुबह से सामान से स्टार्ट। फिर ट्यूब प्लेसमेंट वेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूब प्लेसमेंट कैसे और वेरिफिकेशन कैसे, मीजर एनी एक्सलेंट दैट इज नोज, ईयर, जिफॉइड, ये आपको नोज और ईयर और जिफॉइड का ये आपको असेसमेंट करना है। फिर लुब्रिकेट, फिर टिप का उसका जो पार्ट है वो एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा उसका जेली यूज होती है। इंसर्ट बाय नॉस्ट्रल्स इनटू स्टमक, नॉस्ट्रल्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं। कंफर्म पोजीशन को कंफर्म करते हैं। एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, अब डालने के बाद वापस खींच के देखते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट पेट में है उसको, एंड पीएच शुड बी लेस देन 5.5, ठीक, इसका मतलब वो है। नेक्स्ट एक्सरे कंफर्मेशन, क्योंकि जो स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ध्यान रखिए क्योंकि एक्सरे सीक्रेट। नेक्स्ट एक्सरे कंफर्मेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर एक्सरे जनरली क्या होता है इसको ट्यूब डालने के बाद पेशेंट की एक्सरे जरूर करा के देखते हैं, जो ट्यूब की पोजीशन है वो कहाँ है, क्या होता है कभी कभी डालते हैं और ट्यूब अंदर किंक हो जाती है,
अनकिंग पड़ी हमें लग रहा है कि सही है, बट पोजीशन प्रॉपर नहीं है, वो कभी हो सकता है रेस्पेक्टिव टैग के भी आसपास शेयर करके पिंक हो जाए। तो क्या होता है अगर आपने फीडिंग दिया या ना सस्पेंड सही से दिया तो सब डांस में चला जाए। So just make it verification that it is on the right track, will go with the accent. ठीक। Next secure tube to nose mark position with tap, और जो ट्यूब होती है जो डालने के बाद उसको प्रॉपर्ली यहाँ टेप से चिपका दिया जाता है ताकि यहाँ होल्ड हो, ठीक है। एंड दैट शुड बी केप्ट इन दिस ताकि फिर पेशेंट निकाल होगा। चेक रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर ईच फीड, मैंने बात कही थी हर फीड देने से पहले चेक करें कि अंदर कितना है। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ अंदर कितना है। हमने 200 दिया था, 200 निकल गया, वापस कुछ नहीं आ रहा, बहुत कुछ। लेकिन 200 दिया था, 200 ही रुका हुआ है, तो अगली फीड नहीं दी जाएगी। वेट फॉर नेक्स्ट फीड, फिर वापस, ठीक। फिर उसका फ्लश विद 30 ml वाटर बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग, फीडिंग देने से पहले और फीडिंग देने के बाद 30 ml देना चाहिए वाटर, ठीक, ताकि पहले भी लाइन क्लियर हो जाए और अंदर थोड़ा सा वाटर चला जाए, क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए। सर्जरी के समय हम नहीं, सर्जरी के लिए नहीं है, ये फीडिंग की बात है। सर्जरी में तो फीडिंग करनी नहीं, सर्जरी में कोई फीडिंग नहीं है, सब खाली चाहिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर फीड विद प्रेस्क्राइब्ड रेट, और जो प्रेस्क्राइब्ड रेट हो उसके हिसाब से फीड देनी चाहिए। बोलस देनी है या कंटिन्यूअस देनी है। बोलस मतलब अलग-अलग पार्ट में देनी है, और कंटिन्यूअस अगर फीड है तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको सिरिंज पंप होता है उसके थ्रू फीड हम देते हैं कंटिन्यूअस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें, अगर बहुत दिक्कत तो क्या हो सकता है एस्पिरेशन निमोनिया, जो अगर एस्पिरेट कर दिया तो उसके कारण से निमोनिया डेवलप हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया। ट्यूब डिस्प्लेसमेंट मैंने वही बताया, क्रैकिंग हो जाए, पोजीशन सही ना हो तो लंग में या ट्रैकिया में भी जा सकती है, इसी को कहते हैं ट्यूब डिस्प्लेसमेंट। नेजल म्यूकोसा इरिटेशन, जो नाक के रास्ते जाते हैं तो अंदर बहुत इरिटेशन होता है पेशेंट को। फिर इसोफेजियल ट्रॉमा, अंदर इसोफेगस में ट्रॉमा हो सकता है, रगड़ खा के जो घाव सा हो सकता है, डायरिया या ब्लॉटिंग, पेट फूलना या फिर दस्त होना, फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ट्यूब क्लॉगिंग, ट्यूब आगे से क्लॉग हो जाए, उड़ जाए बिल्कुल, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, या साइनसाइटिस विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। इसमें से सबसे ज़्यादा एक ये और बहुत ज़्यादा तो 3 चीज़ें ज़्यादा, बाकी अगर प्रोसीजर सही से किया है तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रिकॉशंस में इसको समझ लीजिएगा। परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक होता है प्रोसेस, इसमें जेजुनोस्टोमी और स्पेसिफिक टेक्निक्स की जो होती है, स्पेशली परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी होती है। बाहर से आप पेट के स्टमक में लाइन डाल दी जाती है फूड के लिए और पेशेंट को फीडिंग देने में हेल्प होती है, इसको बोलते हैं परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटॉमी। नेक्स्ट सर्जिकली इंसर्टेड ट्यूब डायरेक्टली इनटू स्टमक बाय अब्डोमिनल, पेट के रास्ते से ही वो सीधे उसमें डाल दी जाती है, ठीक है। प्रिफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म फीडिंग, लंबे समय तक की फीडिंग के लिए होता है, 4 से 6 हफ्ते के लिए, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीने 2 महीने के लिए। लोअर एस्पिरेशन रेट्स, इसमें एस्पिरेशन होने के चांसेस नहीं, क्योंकि नीचे से जब जा रहा है तो लंग्स में तो मतलब, ठीक है। केयर कीप स्टोमा साइड क्लीन एंड ड्राई, रोटेट ट्यूब डेली, चेक फॉर स्किन ब्रेकडाउन, और ये सारे बेसिक जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करें ताकि केयर प्रॉपर कर सकें। चेक रेजिडुअल एवरी 4 to 6 आवर, हर 4 से 6 घंटे पे उसके रेजिडुअल को कि देखें कि जो भेजा था वो गया कि नहीं गया, ठीक है। इस टाइम पे ये सब चीज़ें होनी है। फिर नेक्स्ट है जेजुनोस्टोमी, जेजुनम में प्लेस की जाती है, ट्यूब प्लेस डायरेक्टली इनटू द जेजुनम। आजकल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उस पे डाला, ये वाला कहाँ डाला था, स्टमक में डाला, ये वाला कहाँ डाला था, ये जेजुनम में डाला, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड देन इलियम, ठीक है, मिड पार्ट। यूज व्हेन गैस्ट्रिक फीडिंग इज नॉट टॉलरेटेड, ये तब किया जाता है जब गैस्ट्रिक फीडिंग टॉलरेट ना करे पेशेंट, तब के लिए है। ओनली कंटिन्यूअस ड्रिप मेथड, नो कोलोस्टोमी, इसमें कंटिन्यूअस ड्रिप मेथड होता है। लोअर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, कोई एस्पिरेशन के चांसेस में भी नहीं है। रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंडिया फॉर्मूला, तो जो उसमें इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं के बताए तरीके से चीज़ें फॉलो करें, और प्रोसीजर भी वही करते हैं, सब वही। नेक्स्ट और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब में गैस्ट्रोनोलॉजी की मुंह से जो रास्ते से दिया जाता है, इंसर्टेड थ्रू माउथ चूसना, एक नेजल की, एक मोरल और एक परक्यूटेनियस और एक जेजुनोस्टोमी, चारों में। यूज्ड व्हेन नेजल रूट इज कंट्राइंडिकेटेड, जब नेजल रूट कंट्राइंडिकेटेड नहीं जा सकता है, इसमें या तो फेशियल ट्रॉमा है, कोई या सर्दी हुई है। टिपिकली शॉर्ट टर्म यूज, ज़्यादातर ये जो ओरल गैस्ट्रिक डाली जाती है ये
किन्हीं परिस्थितियों में नाक से निकलती तब के लिए, ठीक है। टिपिकली शॉर्ट टर्म बहुत कम समय के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग होता है कि कोई चीज मुंह में डाल के रखेंगे, नाक का तो चल जाता है, इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग। वेरीफाई प्लेसमेंट बिफोर ईच फीट, हर फीट देने से पहले चेक करें कि सही जगह पे है कि नहीं है। रिमूव बिटवीन फीट्स फॉर कंफर्ट इन अलर्ट पेशेंट्स, अगर पेशेंट अलर्ट है तो रिमूव बिटवीन फीट्स, हर फीट हटा के फिर से डालो ताकि उसको इरिटेशन ना लगे। नेक्स्ट इज सेफ बॉडी अलाइनमेंट टू मिनिमाइज एस्पिरेशन, बॉडी जो अलाइनमेंट है प्रॉपर होना चाहिए। हेड एलिवेशन 30 डिग्री मिनिमल एलिवेशन फॉर एनजीटी एंड बीजी पेशेंट्स, 45 डिग्री स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर मोस्ट बेड रिडन पेशेंट्स। ज़्यादातर जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं बेटा वो 45 डिग्री पे रखे जाते हैं, लेकिन एनजीटी और बीजी के लिए हम लोग 30 डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट इज 60 to 90 डिग्री ऑप्टिमल फॉर फीडिंग टू इफ टॉलरेटेड, अगर फीडिंग टॉलरेटेड है तो पेशेंट को ओरल फीडिंग जो हम लोग 60 से 90 डिग्री पे देते हैं। अच्छा क्या होता है, ज़्यादातर फीडिंग हम इसी स्टेट में देते हैं 60 से 90 डिग्री, क्योंकि उस पर रिफ्लक्स अगर होगा भी तो रिस्क कम होगा क्योंकि रिवर्ट इतना ऊंचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हेड एंड नेक पोजीशन, स्लाइटली फ्लैक्स द नेक, चिन डाउन, हल्का सा चिन डाउन करके। फिर डू नॉट हाइपर एक्सटेंड द नेक, कभी भी हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है नेक को। सपोर्ट विद बिलो इफ नीडेड, अगर पीछे से सपोर्ट कर देंगे तो अपने आप ही हल्का सा चिन फ्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अलाइन हेड विद स्पाइन मिडलाइन, और हेड को प्रॉपर स्पाइन पे अलाइनमेंट में रखें। ट्रंक अलाइनमेंट, सपोर्ट लोअर बैक विद बिलो, कीप शोल्डर्स लेवल सपोर्टेड, स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड नॉन इन्फेक्टेड साइड, जिस साइड में इन्फेक्टेड नहीं है उस साइड पे रखें, सॉरी अफेक्टेड साइड, स्ट्रोक में हमेशा थोड़ा सा टिल्ट करके रखें। नेक्स्ट इंश्योर नी स्लाइटली बेंड और कंफर्ट, या तो नी थोड़े से बेंड हो या कंफर्ट पोजीशन हो। पोस्ट फीट पोजीशन, जब बोथ फीट करा दें तब क्या, मेंटेन एलिवेटेड पोजीशन 30 to 60 डिग्री मिनिमम, 30 से 60 डिग्री पे रखें। डू नॉट सक्शन इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग, ध्यान रखिए कभी भी फीडिंग देने के बाद कभी भी ओरल सिक्रीशन या नेजल सिक्रीशन के लिए सक्शन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सक्शन अगर आप यूज करते हैं तो गैप रिफ्लेक्स होगा। इज इट क्लियर? सो ये साफ साफ लिखा है, डू नॉट सक्शन इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग। फिर अवॉइड रिपोजिशनिंग, दैट इज फ्लैट विद इन 1 आवर, 1 घंटे का समय, कम से कम 45 मिनट, 30 मिनट, जितने देर पेशेंट कंफर्टेबल हो सके थोड़ा सा सेटिंग पोस्चर में रखें, बाद में आगे नहीं पड़ती। मॉनिटर फॉर इवेल्युएशन और डिस्टेंशन, और अगर जरा सा भी रिफ्लेक्स होता है कि वापस आ रहा है या फिर पेट फूल रहा है तो फिर उसके लिए इन्फॉर्म। हाई रिस्क क्या है? हाई रिस्क इसमें रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस कम हो या सिडेशन कोई पेशेंट को दिया गया है तो, या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको GERD कहते हैं, या टेकोस्टोमी और एंडोट्रैकियल ट्यूब जब लगाया है, टेकोस्टोमी कहते हैं और एंडोट्रैकियल ट्यूब समझ लीजिए। एंडोट्रैकियल ट्यूब ओरल रूट से डाली जाती है और वो सीधे ट्रैकिया में डाली जाती है वेंटिलेशन के लिए, पेशेंट को बाहर से सांस लेने के लिए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए। और एक चीज़ है टेकोस्टोमी, दैट इज द पैसेज इज बीइंग मेड फ्रॉम डायरेक्ट इंसिजन हियर टू गेट द पैसेज, यहाँ से टेकोस्टोमी को कट करके एक टेकोस्टोमी ट्यूब जो होता है वो ट्रैकिया में डाली जाती है और उसके थ्रू वेंटिलेशन पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्फेजिया और एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, अगर एब्सेंट है गैग रिफ्लेक्स तो भी ध्यान देना है कि नहीं या सेफ रखना। फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटी, अगर पेट जल्दी खाली नहीं हो रहा है, समय से नहीं खाली हो रहा है तो भी ध्यान रखेंगे। फिर पुअरली फिटिंग डेंचर्स, और जो पुअरली उसके डेंचर से पुअरली फिटिंग है तो वो क्या होता है अंदर की तरफ जा सकते हैं, उसको से एक भी दांत या दूसरे अंदर जा सकता है तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। साइंस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फीडिंग, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण है कि जब आपने फीडिंग दिया उसके दौरान अगर रेस्पिरेट हुआ तो सडन कफिंग और चोकिंग, जैसे ही ये दिक्कत होगी अगर रेस्पिरेट की तो पेशेंट तुरंत खांसी करेगा या उसका रास्ता बंद होगा, उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, वेट गला गीला हो जाएगा और गर्गलिंग वर्ड, और जैसे पानी मुंह में भर के गला नहीं करता उस तरीके की साउंड साथ में आने लगेगी। ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप, सैचुरेशन गिरने लगेगा। फिर वाटरी आइज, आँख से पानी आने लगेगा। फेशियल फ्लशिंग, ऐसे लगेगा एकदम लाल हो गया, चोकिंग है उस तरीके से, दम घुटने जैसी स्थिति हो जाएगी। साइनस नीला पड़ने लगेगा पेशेंट, उसके लिप्स नीले पड़ सकते हैं, फिंगर टिप्स ब्लूज हो सकते हैं, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड वापस ला के सब बाहर निकाल सकता है। ये सब चीज़ें
इसमें इस तरीके के फीचर्स एस्पिरेशन में मिलेंगे। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट पहला फीचर, दूसरा फीचर एंड थर्ड फीचर और ये लेट फीचर। ठीक, ये सब बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी ये आपको ये भी साउंड खूब अच्छा समझेगा। और जरा सा भी डाउट है तुरंत उसका तो रखिए चेस्ट पे, आपको तुरंत बिल्कुल क्रैकल साउंड मिलेंगे। की प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में एलिवेट हेड 30 to 45 डिग्री, असेस बिफोर फीडिंग, मॉडिफाई फूड टेक्सचर, अलाउ स्लो बाइट्स एंड ओरल हाइजीन, ये सारी चीजें मेंटेन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी रिस्पांस, एस्पिरेशन इंसिडेंट, इमीडिएट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या करना है? स्टॉप फीडिंग, तुरंत रोक देंगे, कॉल फॉर हेल्प, पोजीशन पेशेंट, सक्शन एयरवे, असेस एंड मॉनिटर एंड नोटिफाई फिजिशियन। ये 6 चीजें आपको तेजी से करना है। पहले इमीडिएटली सीज ऑल एंड एंटर फीडिंग, डू नॉट एडमिनिस्टर एनी मोर फूड और फ्लूइड, तुरंत रोकेंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे। नंबर 2, कॉल फॉर हेल्प, एक्टिवेट इमरजेंसी कॉल सिस्टम, अलर्ट करेंगे टू मेडिकल एंड नर्सिंग टीम जल्दी से वहां पहुंचने के लिए। फिर पोजीशन, ट्रैक पेशेंट्स, टिल्ट हेड टू साइड, पेशेंट को जैसे ही कुछ है हमने माना प्रॉपर करके रखा था 45 डिग्री या 60 डिग्री, लेकिन जैसे ही होगा तो हम फ्लैट करके पेशेंट को टिल्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्शियस टेंडुलम कॉन्शियस, इफ पेशेंट कॉन्शियस टेंडुलम वर्क पोजीशन, टेंडुलम वर्क मैंने बताया था व्हेन द हेड इज डाउन एंड फुट इज अप, व्हेन द फ्लैट सरफेस इज दिस, द हेड इज ऑन द डाउन साइड एंड फुट इज ऑन द अपर साइड। इससे क्या होगा, जो सिक्रीशंस होंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इफ कॉन्शियस पेशेंट प्रिवेंट फर्दर एस्पिरेशन, तो ये अगला और एस्पिरेशन को बढ़ाने से रोकेगा, होने नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, सक्शन एयरवे, और जो ओरोफेरिंजियल जो है सक्शन करके सिक्रीशंस को क्लियर करे, जितना भी अंदर से बाहर आ रहा है वो सब निकाल ले। फिर असेस मॉनिटर, चेक SpO2, रेस्पिरेटरी रेट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीजें देखें। अगर सैचुरेशन जरा सा भी डाउन लग रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन तुरंत स्टार्ट करें। ऐसे नोटिफाई फिजिशियन, इन्फॉर्म टू द फिजिशियन इमीडिएटली, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट विद द टाइम, पेशेंट्स स्टेटस एंड इंफॉर्मेशन, और अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी सूचना दें और उसके हिसाब से गाइडेंस के हिसाब से फॉलो करें। लेकिन बेसिक जो पैरामीटर्स हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे फॉलो करना। फॉलो मॉनिटर फॉर एस्पिरेशन, निमोनिया साइंस, फीवर, टैकिकार्डिया एंड क्रैकल्स। अभी मैंने क्रैकल्स बोला, तो क्रैकल्स का भी ध्यान रखना है। फीवर का ये लेट सिम्टम्स है। लेट सिम्टम्स मतलब क्रैकल्स तो मिलेंगे लेकिन टैकिकार्डिया भी मिलेगा, लेकिन फीवर इन्फेक्शन होने के जब चला गया उसमें तो थोड़े समय बाद 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद ही आपको फीवर की स्टेटस दिखेगी। तो ये क्लियर हो जाएगा कि एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो गई। फिर जब आप एक्सरे कराएंगे तो उसमें मल्टीपल पैचेस आपको दोनों लंग्स में दिख सकते हैं। एंड फॉर 24 to 48 आवर्स पोस्ट इंसिडेंट्स के 24 घंटे बाद आपको सिम्टम्स मिलेंगे। नेक्स्ट, पोस्ट फीडिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस में ओरल हाइजीन, पोजीशनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इक्विपमेंट केयर एंड मेडिकेशन टाइमिंग, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप की जाती है। ओरल हाइजीन मेंटेन करना, पोजीशनिंग मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करना और इक्विपमेंट की केयर करना और मेडिकेशन टाइमिंग को प्रॉपर्ली फॉलो करना, ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट है। Next is accurate records and indisciplinary handoff. What to document after every feeding, क्या क्या आपको रिकॉर्ड करना है, डेट टाइम, फार्मूला या फूड क्या दिया, टॉलरेंस क्या था, पेशेंट ने लिया नहीं लिया या एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, कॉम्प्लिकेशन जो भी हुई वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। क्या रूट था, किस रूट के थ्रू दिया, वॉल्यूम क्या था, पोजीशन क्या थी, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था। आप जब कभी टर्सरी लेवल के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग होती है, एक फ्लो चार्ट होता है, उसमें हर एक चीज़ आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट इज SBAR, हैंड ऑफ कम्युनिकेशन, S फॉर सिचुएशन, B फॉर बैकग्राउंड, A फॉर असेसमेंट एंड R रिकमेंडेशन, पेशेंट्स करेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड फीडिंग मेथड, इसमें डायग्नोसिस, कॉलेज स्टेज, रिस्क फैक्टर, तो इस असेसमेंट में टॉलरेंस, इंटेक परसेंटेज, रिकमेंडेशन में रिकमेंडेशन क्या है फॉर पेशेंट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में नर्स, डायटिशियन, स्वालोइंग असेसमेंट, फिजिशियन और फार्मासिस्ट, ये इतने लोग होते हैं। नेक्स्ट इज फीडिंग पेशेंट विद कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस, स्ट्रोक के पेशेंट, डिमेंशिया,
COPD, that's chronic obstructive pulmonary disease, या respiratory renal failure के patient, diabetes mellitus और pressure ulcers, इनमें जो है वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें बहुत ही केयर के साथ पेशेंट को फीडिंग कराई जाती है और हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डाइट चार्ट प्रिपेयर होता है और उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को फीडिंग कराई जाती है, क्योंकि एक ही जैसी फीडिंग सब पेशेंट्स में नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट स्किन इंटीग्रिटी। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय अस स्टेज 1 2 में प्रोटीन कितना, स्टेज 3 एंड 4 में प्रोटीन कितना, अनस्टेबल जो कंडीशन है उसमें प्रोटीन कितना, ये सबका स्पेसिफिक जो कैलिब्रेशन है वो असेसमेंट के हिसाब से दिया जाता है। हर पेशेंट का बॉडी वेट अलग होता है, उसके हिसाब से पर केजी देख रहे हैं आप, तो बॉडी के वेट के हिसाब से स्टैंडर्ड डोज है, बाकी बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स फॉर वुंड हीलिंग के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन, विटामिन सी, जिंक, विटामिन ए, आर्जिनिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड हाइड्रेशन, ये छह चीजें नेक्स्ट इस सारी प्रोसेस को करने के लिए भी पेशेंट राइट्स, कंसेंट एंड एंड ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन में इन्फॉर्म कंसेंट बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोसीजर करना है उसकी कंसेंट जरूर साइन होनी है। नेक्स्ट पेशेंट की डिग्निटी को जरूर मेंटेन करना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। एंड ऑफ लाइफ फीडिंग, डिस्कस आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन गोल्स विद पैलेट। जो बहुत सिक पेशेंट है, ओल्ड एज है, उनके लिए भी एक अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट का तरीका होता है कि उनको किस तरीके की फीडिंग और चीज़ें दी है। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड ऑल फीडिंग रिलेटेड रिफ्यूजल्स विद रीजंस एंड फॉलो। जो भी पेशेंट ने फीडिंग रिफ्यूज की है उसको रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली रखें, क्यों मना किया, क्या करना है। डॉक्यूमेंट एस्पिरेशन इंसिडेंट्स, जो भी अगर एस्पिरेट हुआ है पेशेंट उसको मेंशन जरूर करें। इंश्योर फीडिंग ऑर्डर्स एंड करेक्ट एंड साइन बाय फिजिशियन। जो डॉक्टर ने आपको फीडिंग के इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो प्रॉपर साइन होनी चाहिए फिजिशियन की। और फॉलो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी फॉर इंटरनल न्यूट्रिशनल मेथड। और आपके हॉस्पिटल में डाइटिशियंस रहती हैं, जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो लोगों के हिसाब से डाइट चार्ट प्रिपेयर करके आपको देती हैं, वो आप फॉलो करें। नेक्स्ट इज की टेक अवे में बैच मेथड टू मील, चूज ओरल एनजीटी पीईजी जनरल फीडिंग बेस्ड ऑन क्लिनिकल इंडिकेशंस, पेशेंट कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। मतलब कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है उसकी क्लिनिकल कंडीशन, इंडिकेशंस, पेशेंट कंडीशन और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन के हिसाब से ही अप्लाई करना है। ठीक है, पोजीशन करेक्टली होनी चाहिए, जो हमने पहले बताया, पैरेलल 45 से 90 डिग्री। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव केयर आफ्टर, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, मॉनिटरिंग प्रॉपर करें कम्युनिकेशंस का थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, और एमडीटी कम्युनिकेशन एंड आर एसेंशियल पोस्ट फीडिंग टास्क। और इंडिविजुअलाइज्ड केयर में एडेप्ट न्यूट्रिशन प्लान फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Thank you. Thank you.